हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या बच्चे फेस करते हैं वो होता है जीके वाला पोर्शन। तो आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जीके सीरीज की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। हर ऑल्टरनेटिव डे में आपको एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी या फिर लाइव क्लासेस यूट्यूब पे मैं कंडक्ट करना शुरू करूंगा, जिसमें हम जीके से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज शुरुआत कर रहा हूं मिडिवल इंडिया से, उसके बाद मॉडर्न इंडिया और फिर एंशिएंट इंडिया को कवर करूंगा, क्योंकि एंशिएंट वाला पार्ट आपसे पूछा भी कम जाता है और थोड़ा बोरिंग भी होता है। तो सबसे पहले आपसे सवाल है कि हमारे प्राचीन भारत में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे। कितने महाजनपद हमारे देश में एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों, डायनेस्टीज आने से पहले, चाहे वो मुगल एम्पायर हो, गुप्ता एम्पायर हो, मौर्यन एम्पायर हो, ये सब आने से पहले हमारा जो देश था वो 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। अब आप सवाल पूछेंगे कि महाजनपद कहाँ किनको जाता था। दोस्तों, जो भी क्षेत्र एरिया वाइज काफी बड़े होते थे और एक शासक के कंट्रोल में होते थे, उनको महाजनपद की उपाधि एक तरीके से दे दी जाती थी उस पर्टिकुलर एरिया को। तो टोटल देश में 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे फेमस महाजनपद था मगध, जिसको आप बिहार वाला रीजन भी कह सकते हैं। और इसके पहले शासक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार थे, जो कि 15 साल की आयु में मगध के राजा बन गए थे। इन्होंने मगध को बहुत सी उन्नति प्रदान करी, अलग अलग जगहों पर जाके जंग लड़ी और उन जगहों को मगध का हिस्सा बनाया। उसके बाद हुआ क्या कि इनका एक बेटा था अजातशत्रु। इन्होंने उसको शासक बनाना चाहा, पर मगध का क्षेत्र देने से पहले जो मगध एम्पायर में बाकी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था उसका शासक बनाया। पर अजातशत्रु चाहता था कि मुझे मगध की गद्दी सीधा मिले, मैं अलग अलग क्षेत्र बाकी जो है उनको क्यों देखूं। तो अजातशत्रु करता क्या है, अगर हम बुद्धिस्ट राइटिंग्स के हिसाब से चलें तो उसमें लिखा गया है कि जो अजातशत्रु इनका बेटा था बिंबिसार का, वो बिंबिसार को मार देता है और मगध की गद्दी पे बैठ जाता है। वहीं अगर हम जो जैनिज्म में जो शास्त्र लिखे गए हैं उनके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से उसने मारा नहीं था बिंबिसार को, केवल जेल में डाल दिया था और वहां पर बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अगला सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो अगला सवाल आपसे क्या है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ये बात आपको ध्यान रख के जानी है। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर का जन्म किस ईयर में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। पर अलेक्जेंडर की जो कहानी है वो भी काफी विचित्र है और उसको जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत नंदा डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर को समझना होगा कि मगध के ऊपर राज हो गया था नंदा डायनेस्टी का। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का राज हो गया था मगध के ऊपर और इसका एक शासक था जिसका नाम था धनानंदा। ये काफी ज्यादा ग्रीडी था और पैसों को लेके इसका इसलिए इन लोगों ने नाम धनानंदा रख दिया था। उस समय पे नंदा डायनेस्टी को ये रूल करता था। वहीं अलेक्जेंडर, जो कि एक ग्रीक रूलर था, वो एशिया के अलग अलग एरियाज को कॉन्कर करके अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा था और वो भारत की तरफ आक्रमण करना उसने शुरू कर दिया था। ये देख के जो चाणक्य था, जो चाणक्य जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, वो कौटिल्य धनानंद के पास जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल रीजन उस समय पे मगध ही था, कि भाई मदद करो जिससे कि ये जो अलेक्जेंडर है ये भारत पे कब्जा पूर्ण रूप से ना कर पाए। पर धनानंद क्या करता है, धनानंद इनकी मदद तो क्या करता है, उससे ज्यादा वो उनकी मजाक बनाने लगता है। ठीक है, तो कौटिल्य को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होती है, काफी ज्यादा आत्मसम्मान पे धक्का लगता है और कौटिल्य चाणक्य उसी दिन ये निश्चित कर लेते हैं कि मैं नंदा डायनेस्टी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और एक दिन जब चाणक्य एक जगह से गुजर रहे होते हैं तब एक बच्चे को देखते हैं, उसके ऊपर उनकी नजर पड़ती है और वो एक दासी का पुत्र होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां से शुरुआत होती है उसकी ट्रेनिंग की
और उसको ट्रेनिंग कौन दे रहे होते हैं? खुद चाणक्य, कौटिल्य उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिससे कि उसको ट्रेन करके वो नंदा डायनेस्टी पे पूरा कब्जा कर पाए और अपने जो उनका अस्तित्व, जो उनकी रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचा था, उसका बदला धनानंद से ले पाए। तो दोस्तों, गुप्ता पीरियड, सॉरी, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक तरीकों से, अपने वेलोर से, अपने ब्रेवरी से अलग अलग एरियाज को कॉन्कर किया, और कौटिल्य का जो बदला था वो धनानंद से दिलाया और मगध को अपने कब्जे में कर लिया। और मगध को ही खाली कब्जे में नहीं किया, मगध का और विस्तार भी किया, जो इंडस वैली वाला एरिया है उसको भी कॉन्कर किया, और इंडस वैली वाले एरिया को कॉन्कर किया, माउंटेन रीजन के पास जो एरिया है नॉर्दर्न पार्ट में उसको कॉन्कर किया, बंगाल साइड तक कॉन्कर की। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा मगध, पूरा मौर्यन एम्पायर को इन्होंने विस्तार दिया। इन्होंने उस एरिया को कॉन्कर करके मौर्यन एम्पायर को और उन्नति और प्रगति की तरफ उसकी शुरुआत की। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका था, बहुत सारी जंग लड़ चुका था, भारत में घुसने से पहले उसने एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ हेडेस्पेस। तो ये बैटल जब उसने पोरस से लड़ी, तो उसके बाद उसकी आर्मी काफी ज्यादा थक गई थी, तो वो आगे तो अब और नहीं आ पाए, जिस रीजन से मौर्यन एम्पायर की नींव रखी गई थी उसका यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि अलेक्जेंडर आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसकी जो आर्मी थी वो पहले ही थक चुकी थी, और वहां से उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया था पोरस को हराने के बाद। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर का जो जन्म है वो हुआ 356 में, और अलेक्जेंडर की मौत हुई 323 में। तो दोस्तों, ये था मौर्यन एम्पायर क्यों शुरुआत हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री। उसके बाद अलेक्जेंडर की कहानी उससे जुड़ी हुई थी, और ऐसे ही आपको कहानियों के माध्यम से जीके को याद रखना होता है। अगला सवाल यही है कि अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हेडेस्पेस में किस शासक को हराया था? तो शासक था पोरुस। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शासक था, ग्रीक रूलर था पाकिस्तान की साइड, जिसका नाम था सेलेस निकेटर। सेलेस निकेटर, जो कि एक ग्रीक रूलर था, उसको टेरिटरी अलेक्जेंडर के माध्यम से ही मिली थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया और वो टेरिटरी हारने वाला हो ही रहा था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी दे दी। ठीक है, उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और उसके साथ ही साथ अपने एक कोर्टियर को, अपने उनके एक जो उनका पूरा राज्य था वहां पर एक रूलर था, मतलब इस रूलर के अंडर बाकी बाकी लोग अलग अलग पोजीशंस पे थे, तो उसमें एक इनका सहायक था जिसका नाम था मेगस्थनीज। इस मेगस्थनीज को इन्होंने अपनी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेज दिया, और इसी मेगस्थनीज ने बाद में एक किताब लिखी भारत के ऊपर जिसका नाम है इंडिका, और फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर ही इसलिए मेगस्थनीज को ही कहा जाता है। तो मेगस्थनीज कैसे भारत पहुंचा? वो भारत पहुंचा सेलेस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और बाद में किताब लिखता है इंडिका नाम से। अगला सवाल है, मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था, और इन्होंने अपना सारा साम्राज्य अपने बेटे को सौंप दिया था। ठीक है, बेटे का नाम था बिंदुसारा, वो बिंबिसारा था और ये है बिंदुसारा। अपने बेटे को सौंपकर इन्होंने, ये संत बन गए थे, जैनिज्म को अपना लिया था, और बिंदुसारा ने बाद में ये जो राज्य पूरा था ये अशोका को दे दिया था। और इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिंदुसारा के 4 बेटे थे, जिसमें कि सबसे बड़ा बेटा था सुशीम। सुशीम नामक सबसे बड़ा इनका बेटा था, और उसके बाद आता था अशोक। और बिंदुसारा अपना जो पूरा एम्पायर था, जो मौर्यन एम्पायर था, वो सुशीम को देना चाहते थे, पर अशोक उस पूरे एरिया को हथियाना चाहता था, उसकी गद्दी पे बैठना चाहता था। तो जब बिंदुसारा की डेथ हो गई तो अशोक ने ये पूरी गद्दी सुशीम और अपने बाकी भाइयों से हथिया ली, और बाद में सुशीम को भी
मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसको खत्म कर दिया और खुद शासक जा बैठा तीसरा शासक के रूप में मौर्यन डायनेस्टी का। तो तीसरा शासक कौन था? अशोक था। इन्होंने एक जंग लड़ी 261 बीसी में, जिसके बाद इनका जो एग्रेशन था, इनका जो युद्ध नीति थी, वो एकदम बदल गई और शांति की तरफ इन्होंने अपना प्रस्थान कर दिया था। तो उस युद्ध का नाम क्या था आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और उसी के बाद अशोक ने बुद्धिज्म को, तो इनके जो संस्थापक थे मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैनिज्म को अपनाया। तो अशोक ने, क्योंकि एक रियलाइजेशन इन्हें हुई उस युद्ध के बाद, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों, मौर्यन डायनेस्टी के पहले संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आए बिंदुसारा और उसके बाद अशोक जिसने अपने भाई सुशील को मौत के घाट उतारकर तीसरे शासक के तौर पे मौर्यन डायनेस्टी का पूरा संस्थापन संभाला। तो दोस्तों, हम अलग अलग बैचेस रन कर रहे हैं सीयूईटी 2025 के लिए, जिसमें रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, इन सभी के बैचेस आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिसमें इन डिटेल जाके हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारी मोबाइल ऐप से जाके डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि गुजरात में एक लेक है, एक जलाशय है जिसका नाम है सुदर्शन, और ये लेक किसने स्थापित करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित कराया था। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसको अगर अपने ऑफिशियल्स को, अपने सब्जेक्ट्स को कोई मैसेज देना होता था तो वो रॉक्स के ऊपर या पत्थरों के ऊपर उस मैसेज को लिखवा के उसको स्थापित करता था या उन लोगों तक भिजवाता था? तो दोस्तों, उसका नाम था अशोक। और इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो इनको रॉक एडिक्ट्स भी कहा जाता है। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में होते थे? मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का नाम भी याद रखना है और कौन वो ऐसा इंसान था जो पत्थरों के माध्यम से अपने सब्जेक्ट्स को मैसेज भिजवाता था, उसका नाम था किंग अशोक। अगला सवाल है दोस्तों कि मौर्यन एम्पायर जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, उसके लास्ट रूलर कौन थे? पहला और आखिरी रूलर तो आपको हर हाल में पता ही होना चाहिए। तो आखिरी रूलर थे बृहद्रथ। अगला सवाल है जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मजा आ रहा होगा। थोड़ी डिटेल में तो हम जा रहे हैं जीके जीएस को लेके, क्योंकि उतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप रिलेट करके चीजों को समझ पाए। तो मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा, सारी सीरीज की वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एमसीक्यूज वाला पोर्शन बहुत हद तक आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कवर हो जाएगा। अगला है सांची स्तूपा किसने स्थापित करवाया था? दोस्तों, सांची स्तूपा स्थापित कराया था किंग अशोक ने, और ये कहां पर मौजूद है? एमपी में। और किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये? दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। ठीक है। अगला सवाल है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, और नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने में इनका सबसे बड़ा रोल था। अगला है किस रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दोस्तों, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त को अगर समझना है तो थोड़ा बहुत गुप्ता डायनेस्टी को, गुप्ता एम्पायर को समझना पड़ेगा। तो गुप्ता डायनेस्टी दोस्तों शुरुआत होती है, इसके पहले रूलर हैं चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त। इसके पहले रूलर हैं चंद्रगुप्त, जहां पर आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा फ्लरिश करती हैं। और इसको और ज्यादा फ्लरिश करते हैं इनके बेटे, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इन चीजों को गुप्ता पीरियड के दौरान, गुप्ता एम्पायर के दौरान और ज्यादा फ्लरिश करते हैं। और गुप्ता पीरियड का जो रीजन था उसको भी और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, अलग अलग लोगों के साथ जंग लड़के।
और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये आज तक एक भी जंग नहीं हारे थे। तो समुद्रगुप्त सिंगर भी थे, पोएट भी थे, और बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़े शासक भी थे। एक भी जंग भी नहीं हारे अपने पीरियड के दौरान। पर कहते हैं ना कि एक जनरेशन पावरफुल होती है तो दूसरी जनरेशन थोड़ी वीक होती है। तो उसके बाद गद्दी संभालते हैं इनके एक बेटे जिसका नाम होता है रामगुप्त। तो रामगुप्त जब गद्दी संभालते हैं तो एक देश का राजा इनके एम्पायर के ऊपर आक्रमण करता है। क्योंकि रामगुप्त बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं तो वो हार जाते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें ये अपनी रानी को उस राजा को देने को तैयार हो जाते हैं। पर रामगुप्त का जो छोटा भाई है चंद्रगुप्त टू, जब वो ये बात सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो एक दासी का रूप धारण करके उस राजा के एरिया में, उस राजा के महल में घुसता है और उस राजा को चाकू से मारकर खत्म कर देता है। जिस वजह से जो रानी ये उस राजा को देने वाले थे ये नहीं देनी पड़ती है और अपने राज्य को भी बचा पाते हैं। पर बचाता कौन है? रामगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त टू। और उसके बाद चंद्रगुप्त टू जो होते हैं वो रामगुप्त को फांसी पे लटका देते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा घृण अपराध किया होता है कि अपनी ही रानी को दूसरे राजा को सौंपने वाले थे। और गद्दी संभालते हैं चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ही वो इंसान है जो बाद में विक्रमादित्य का टाइटल भी इनहेरिट करते हैं। इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया जाता है। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न भी रहते हैं, 9 नवरत्न जिनको कहा जाता है, जिसमें अलग अलग लोग शामिल होते हैं। चंद्रगुप्त टू के ही दौरान दोस्तों कालिदास, आर्यभट्ट, ऐसे नामी लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनके कोटियर में ये लोग भी शामिल होते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि आर्यभट्ट, कालिदास किस पीरियड के दौरान किस शासक के पास एज अ कोटियर रहा करते थे? तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त टू। अगला सवाल है वही है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्ता सम्राट के दरबार में थे? तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त टू, द्वितीय चंद्रगुप्त। अगला है किस शासन काल को भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि उसी समय आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मॉनेटरी लेवल पे भी, हर लेवल पे, आर्किटेक्चर लेवल पे भी पूरा इंडिया जगमगा रहा था। तो उस पीरियड को इसलिए गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क में। कहां पर? उड़ीसा के कोणार्क में। फिर अगला सवाल है ह्यूनसैंग इंडिया किस राजा के शासनकाल के दौरान आए थे? तो दोस्तों ह्यूनसैंग एक बुद्धिस्ट मंक थे जो कि चाइना में रहते थे। पर क्योंकि बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे तो उनको एक दिन सपना आता है कि भैया ये जो भी तुम बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ रहे हो ये तो ट्रांसलेटेड वर्जन है संस्कृत का चाइनीज में। अगर असली में ऑथेंटिक लेवल पे पढ़ना है तो जाके संस्कृत सीखो भारत में जाके। और ह्यूनसैंग निकल आते हैं, वो भी डेजर्ट और बहुत सारे रेगिस्तानों का सामना करते हुए भारत पहुंचते हैं। और किस राजा के शासनकाल में ये भारत आते हैं उसका नाम होता है हर्षवर्धन। और ये ह्यूनसैंग बाद में जाके नालंदा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं संस्कृत सीखने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों सबसे पहले फॉरेन ट्रैवलर कौन थे? मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले फॉरेन ट्रैवलर थे मेगास्थनीज, जिनको सिलियस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा होता है अपनी बेटी के साथ साथ, क्योंकि उनका विवाह उनके साथ हो गया होता है और इन्होंने ही किताब लिखी होती है इंडिका। अगला सवाल है किस डायनेस्टी ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो डायनेस्टी थी तोमर डायनेस्टी। अगला सवाल है खजुराहो टेम्पल्स किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो टेम्पल्स दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और आज का आखिरी सवाल है कि कंबोडिया में जो विष्णु जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, नाम है अंगोर वट,
तो वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों वो बनवाया था सूर्यवर्मन टू ने। तो सूर्य भगवान की हम आराधना करते ही हैं, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि कंबोडिया में एक मंदिर है अंगोर वट, जिसको सूर्यवर्मन टू ने बनवाया था। तो दोस्तों ये थी पहली वीडियो, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। मेहनत करते हैं क्योंकि चीजें पूरी टाइप करनी होती है, फिर आपके सामने उसको लाना होता है, अच्छे तरीके से स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हर हर महादेव।